उसे घर के करीब छोड़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि उससे पहले मैं बिल्कुल ही बेमकसद जिंदगी गुजार रहा था। दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जिसके जज्बों और तमन्नाओं का मरकज सिर्फ और सिर्फ मेरी जात होती, लेकिन अब जिंदगी के ये तेवर बदल दीवारें थी। खुशी की बात यह थी कि हमारे दरमियान कोई दीवार बाकी नहीं रही थी और शायद वो घर से बाहर भी मेरी सरगर्मियों में हाथ बटाने के लिए पूरी तरह त्याग थी। नौशसीन शाम की यादों में गोया वो बिस्तर पर दराज था कि अचानक ट्रांसमीटर रिसीवर पर कॉल सिग्नल मौसूल होने लगा। मैंने ऑपरेटर्स ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से C1 अपने सी किंग के मुकर्रर कोड से मुझे पुकार रहा था। डी रिसीविंग ओवर। मैंने उसकी कॉल सुनने के बाद जवाब दिया। तुम्हें इन चीजों का तरीका इस्तेमाल याद है ना, जो जीवा हाउस में तुम्हारी तहवील में दी गई थी? ओवर। उसने सवाल किया। याद है, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि एक्सरे मशीन का क्या मसरफ होगा। ओवर। वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा, फिलहाल तुम्हें जीवा हाउस पहुंचता है। 10 बजे MD300 पर कोई अहम कॉल आएगी। ओवर। MD300। मेरे हैरत से दुराया, ये किस चीज का जिक्र कर रहे हो तुम? ओवर। वो जिसके अंदर से मालूम हो चुका था कि MD300 एक मवासलाती ऑपरेटर्स था, लेकिन C1 ने वो सामान मेरे हवाले करते हुए उसे मखसूस नाम के बजाय उसके लिए ट्रांसमीटर का नाम इस्तेमाल किया था। लिहाजा मैंने उस नाम पर हैरत का इजहार समझा, क्योंकि वो चालाक लोग थे और उनसे कुछ बाइद नहीं था कि कब और किस तरह का इम्तिहान ले बैठती। MD300 वो ट्रांसमीटर रिसीवर कहलाता है जो मैंने जीवा हाउस पहुंचाया था। 10 बजे तुम उसे ऑन करके कॉल के मुंतजिर रहोगे। ओवर। और उसका एंटीना? ओवर। मैंने सवाल किया। उसका माइक्रोस्कोपिक एंटीना बहुत ताकतवर है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं करना होगा। ओवर। लेकिन वो कॉल किसकी होगी? मैं उसे किस तरह पहचानूंगा? ओवर। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो कॉल MD300 पर आएगी। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, मुझे जो कुछ कहा गया वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। ओवर एंड ऑल। ऑपरेटर्स पर सिर्फ रेडियाई शोर बाकी रह गया था, लिहाजा मैंने उसे ऑफ कर दिया। मैंने जस्ट आवाज दी की तो मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया था, लिहाजा मैंने लिबास तब्दील किया और जीवा हाउस के लिए रवाना हो गया। उस इमारत के मुहाफिज उस वक्त भी अपनी जगहों पर मुस्तैद थे। उनमें वो भी यही थी कि किसी की मौजूदगी या गैर हाजिरी की परवाह किए बगैर फर्चनासी के साथ अपना काम सरंजाम देते रहते थे। लिहाजा पहले ही हर बड़ा वार का फाटक खोल दिया गया। कार पोर्च में छोड़कर मैं इमारत में दाखिल हुआ और कमरा नंबर 3 का कुफल कूलतर बदिक्कत तमाम फोटो सेल की जद से बचकर अंदर दाखिल हो गया। मुझे उसकी हिफाजती आले की तनसीब का इल्म था, लिहाजा मैं तो उसकी जद से बचने में कामयाब हो गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि बेखबरी में अंदर दाखिल होने की कोशिश करने वाला कोई भी शख्स उससे नहीं बच सकता था। उस कमरे में हर चीज जूं की तुम मौजूद थी। न केस्ट प्लेस चला था और न खुद कार कैमरे की फिल्म का नंबर तब्दील हुआ था, जिसका मतलब था कि उस कमरे में हस्ब तवक्को किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की गई थी। मैं सिगरेट सुलगाकर कमरे में मौजूद सामान का जायजा लेने में मसरूफ हो गया। खुदकार कॉल रिकॉर्डर C1 अपने हाथों से MD300 से मुंसलिक कर गया था, लेकिन उस ताकतवर ऑपरेटर्स पर किसी राब्ते की आवाज से पहले उसे ऑन नहीं किया गया था। उस आले में ये खूबी थी कि अगर उसे ऑपरेटर्स के साथ ऑन कर दिया जाता तो MD300 पर पैगाम वसूल होते ही रिकॉर्डर चल पड़ता और 3 मिनट बाद खुद ब खुद रुक जाता। उस तरह मेरी गैर मौजूदगी में भी उन आलात पर मेरे लिए हदायत छोड़ी जा सकती थी। ठीक 10 बजे मैंने धड़कते दिल के साथ ऑपरेटर्स ऑन कर दिया। बसदी आहनी आले पर मुख्तलिफ अलामती रोशनियां नमदार होती पनकबरी की महदूद फिजा में रेडियाई लहरों का धीमा धीमा शोर खुलने लगा। मुझे यकीन था कि इस बार तंजीम के बड़ों में से कोई मुझसे मुखातिब होने वाला था और जब मेरे लिए एक नेक शगुन था। B1 कॉलिंग फॉर D1। ओवर। कुछ देर बाद रेडियाई शोर में एक धीमी और सपाट मर्दाना आवाज उभरी, जिसका एक एक लफ्ज वादे था। D1 रिसीविंग सर। ओवर। मैंने धड़कते दिल के साथ बटन दबाकर अपना जवाब नशर किया। फिर मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। जब आसिफ का तयन मैंने अपने अंदाजे से किया था, जिसकी तस्दीक सिकंदर अली से हुई थी, जबकि तंजीम की तरफ से मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि आपस में बड़े छोटे की क्या शनाख्त हुई। बस इस रवैये का एक ही जवाब हो सकता था कि B1 के तौर पर मैं पहले B4 को जवाब देता, लिहाजा B1 में मुझसे अफजल हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ से मेरे अंदाज पर तवज्जो नहीं दी थी। हालात एकदम बिगड़ गए। रिसीवर पर वही धीमी और सपाट आवाज गूंज रही थी। B4 को हलाक कर दिया गया है। कुछ लोग हमारे पीछे लग गए हैं। हम सबको मोहतात रहना होगा। कल नेशनल हाईवे से ट्रक नंबर BR039 के जरिए एक बड़ी खेप आ रही है। तो वाले आदमियों को ठीक 5 बजे 18वीं संग मील पर स्याह रुमाल लहराकर उसे रोकना है। ड्राइवर मुल्क जरी का हवाला देने वाले की हदायत फराहम करेगा। उस माल की फौरी तकसीम के बाद तुम लोगों को किनारा कश हो जाना है। बाकी हदायत बाद में मिलेगी। इस दौरान में तुम MD300 पर हर शाम 7 बजे से 7:30 तक मौजूद रहोगे। ओवर। मैं समझ गया सर, मैंने सादतमंदाना लहजा में जवाब दिया, लेकिन ये नहीं समझ सका कि B4 के दुश्मन कौन हो सकते हैं। वैसे आज शाम के अखबारात में सिकंदर अली की कती भी खबर शाया हुई।
इससे तो B4 का कोई ताल्लुक नहीं था। ओवर। चाहे तुम्हें ये सुनकर हैरत हो कि वही तुम्हारा B4 था। B1 के जवाब सुनते ही मेरे लहू पर आसूदा मुस्कुराहट फैलती। उसने अभी एक बड़ी गलती की सजा भुगती है। अगर उसका फैसला अल्तवा में न डाला जाता तो शायद कातिल कभी उस तक न पहुंच पाता। अब फिक्र उस बात की है कि कत्ल से पहले उसने B4 से लजाने क्या कुछ उगलवा लिया हो। ओवर। मेरे लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि फैसला अल्तवा में डालने का क्या मतलब था। B1 को खालिश थी कि उसने या उससे ऊपर वालों ने फौरी सजा की बजाय सिकंदर अली को जिंदा क्यों रखा। अगर तारे की तरह उसे भी मार दिया गया होता तो कम अज कम बाहर का कोई आदमी उस पर हाथ डालने में कामयाब न हो सकता। अब मोहतात रहेंगे सर, मैंने जवाब दिया। तारिक के बाद हमको दूसरा सदमा पहुंच चाहिए। ओवर। तारिक मामूली आदमी था, लहजे कदरे बिगड़ गया। उसका सही वक्त पर सही फैसला कर लिया गया था। B4 की अहमियत किसी फौरी फैसले में माले रही। बहरहाल उन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपने काम से काम रखो। हालात की नजाकत के पेश नजर तुम्हें फौरी तौर पर इख्तियारात दिए जा रहे। अब तुम बराह रास्त मेरे ताबे होगे। C1 तुम्हारी अदायात और मशरूओं के मुताबिक तुमसे ताउन करता रहेगा। निचले दर्जे पर माई की तकसीम का काम D2 के स्पुर्द कर दो। अब तुम B4 और वोट D1 कहलाएगा, लेकिन उसे अपना नंबर 2 मुंतखब करने की जरूरत नहीं। वो बदस्तूर दूसरे लोगों से बराह रास्त काम लेता रहेगा। ओवर। लेकिन फिलहाल तो कल की खेप के बाद कोई काम ही नहीं देगा सर। ओवर। D2 के नीचे वालों को इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं होना चाहिए। उन्हें खूबसूरती से उलझाए रखना होगा। यह मामला तुम्हें तुम्हारी स्वाबरीत पर छोड़ना होगा। इस वक्त शहर में सुकून है, लेकिन रिडक्शन क्योर सोसाइटी हमेशा इंसदादी सरगर्मियों में पेश रही है। सरकारी लेवल पर भी उसे तस्लीम किया जाता है। तुम्हें एहतियात देकर उसमें रसूख हासिल करना है। सिकंदर अली उसका ताहयात रुकन बना हुआ था। फुर्सत को औकात व तुम मुस्तर तवज्जो देने के साथ एशले हाउस के लिए आदमी तैयार करो, क्योंकि अगले हफ्ते माल रवाना होना है। ओवर। बेहतर सर, पहले जल्दी से कहा। शायद आपको माहिरीन के इजलास की रिपोर्ट मिल गई होगी। 5 जर्मन नुमाइंदे ने इंकिशाफ किया था कि डॉक्टर P.J. डाल्टन को मोबाइल खान के लिए काम करने पर आवादा करने वाली बरतानवी निजाद लड़की का नाम वीरा लाइट था, जबकि टोक्यो में मुझसे मुआवलात तय करने वाली का भी यही नाम था। यह नुक्ता मुसलसल मेरे जहन में चुभ रहा है। ओवर। सोचना अच्छी बात है, लेकिन तुम फजूल बात पर सर को पा रहे हो। तुमसे मिलने वाली फर्जी नाम से सफर कर रही थी। अगर ऐसे हाउस वालों की रसाई मोमरकान जैसे लोगों तक होती तो हमसे कारोबार न कर रहे होते। उसका जवाब मुंतकी था, लेकिन मेरा जहन उस अजीबो गरीब यकसानियत को इत्तेफाक तस्लीम करने पर फिर भी आवादा न हो सका। उसके रवैये से जाहिर हो रहा था कि वो उस बात को अहमियत देने को तैयार नहीं। लिहाजा मैंने मजीद किसी सवाल का इरादा तर्क कर दिया। चाहे तुमने गौर नहीं किया कि उस इजलास में शुरू से आखिर तक बेसलो पाक गुफ्तगू होती रही। वो कह रहा था वही ताकतों का बस चले तो वो दुनिया में रुनमा होने वाली कुदरती आफात का इल्जाम भी एक दूसरे बाद आयद करने लगे। अब तुम एक नंबर नोट कर लो, ये लाहौर का नंबर है। उसके अल्फाज सुनते ही मेरा दिल खोपड़ी में धमकने लगा, और जब उसने नंबर बताया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस नंबर पर मैं एक बीमार और उम्र रसीदा औरत से बजाते खुद गुफ्तगू कर चुका था। इस पर इंतहाई हंगामी जरूरत के तहत तुम रात 1 से 3 बजे तक अपने कोड के तहत कोई भी पैगाम देकर हदायत ले सकते हो। ये ख्याल रहे कि ये नंबर बदतरीन हालात में रानुमाई के लिए है। बिला वजह राब्ते की कोशिश करोगे तो अताब को दावत दोगे। हालात में MD300 पर मुझसे बात कर सकते हो। इन वजूहात पर मुख्तसर सी वजाहती गुफ्तगू के बाद B1 ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। बलियू कॉल बहुत अहम साबित हुई थी। सबसे पहली बार ये थी कि सिकंदर अली के कत्ल देव ने बुकला कर रख दिया था, और वो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर कारोबार से आर्जी तौर पर दस्तबर्रार होली के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उनके अज़ान बदस्तूर बुलंद थे। दूसरी तरफ वीरा लाइट के नाम की तो वो जगह मौजूदगी ने मुझे जिस उलझन में डाला हुआ था उन पर वालों को भी होनी चाहिए थी। लेकिन B1 ने उस नुक्ते को जिस सरसरी अंदाज में भुगताने की कोशिश की थी, उसे जाहिर होता था कि वो अकन से बिल्कुल आ रही है। मगर वो तंजीम का एक जिम्मेदार रुकन था। अपने नाजुक फराइज की बुनियाद पर उसकी जहानत हर शुबे से बाला थी। उसे एक नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि मुझे उस राज में शरीक करने पर आवादा नहीं था। वीरा लाइट और उसकी सरगर्मियां उस वक्त मेरे लिए सामने नोयत थी। फौरी अहमियत इस बात की थी कि उन लोगों का तरीकाकार बतदरीज सामने आता जा रहा था। शहर में बाहर से माल की तरसील बराह रास्त B1 की जिम्मेदारी थी। शहर पहुंचने तक ड्राइवर को भी इल्म न होता कि दूसरे माल में छुपाई हुई हेरोइन कहाँ पहुंच जानी है। भाई तो मुझे तो ये भी शुबा होने लगा था कि ड्राइवर को कुछ खास थैलों का एम तो हो सकता था, लेकिन ये मालूम न रहा हो कि वो बालाई इलाके से उन थैलों में क्या लेकर चला है। फिर शहर से 18 मील परे C1 के आदमी ड्राइवर से मिलकर किसी माफूल मकाम पर माल के थैले हासिल कर लेते और उन्हीं में से कोई वो माल जीवा हाउस में जागीर के हवाले कर देता। एक तरफ पुलिस, आबकारी और दूसरे सरकारी महकमों की इज्जत से महफूज रहते हुए ये गैर कानूनी वशावल जारी थे, और दूसरी तरफ रिडक्शन क्योर सोसाइटी जैसे नेक नाम इदारों में घुसकर सरकारी और निजी
रुझानात पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि गजाला मेरे साथ मिलकर उस सूरत-ए-हाल से लुत्फ अंदोज होगी और उसके साथ मिलकर मैं उस तंजीम में आखिरकार ऐसे मंसब तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा जहां मेरे एक इशारे पर सारा निजाम धर्म बरम होकर रह जाएगा। A2 के बारे में भी मामला साफ हो गया था। शायद सिकंदर अली को भी वो नंबर किसी आड़े वक्त के लिए दिया गया था, लेकिन मैं उसकी डायरी से वो नंबर ले उड़ा। नंबर लाहौर ही का था। उसका मकसद था कि खुद को मरीज और तनहा जाहिर करने वाली औरत का दामन साफ नहीं था। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो किसी मर्द के बगैर उस नंबर वाले मकान में रहती है और मैं उसकी इल्तिजा में लबो लहजे से धोखा खा गया था। रात के 1 से 3 बजे के दौरान या तो वो खुद A2 के रूप में पैगामात वसूल करती थी या फिर रात की तारीकी में उसका कोई शनासा वहां पहुंचकर अपने मामूलात निपटाता था। सोचे हाल जो भी रही हो, सिर्फ 1 के अलावा एक और चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो चुका था। अब यह मेरी सहूलत पर मुनहसर था कि मैं उस पर कब्ज ज़रब लगाने का फैसला करूं। जहां तक एशियन सिंडिकेट लिमिटेड नामी कारोबारी इदारे का ताल्लुक था, मैंने उसे भुला दिया था। उसके बारे में लाहौर पहुंचे बगैर छानबीन आसान नहीं थी। MT300 से मुंसलिक कॉल रिकॉर्डर ऑन करके मैंने वहीं से अपने ऑपरेटर्स पर C1 से राब्ता कायम किया और उसे अगले दिन आने वाले माल के बारे में बताते हुए ये वाजे कर दिया कि वाल 10 बजे जिबा हाउस पहुंचाया जाए, क्योंकि जहांगीर से अगली रात 8 बजे से पहले मामूल के मुताबिक राब्ता पैदा करना मुमकिन नहीं था। C1 ने मेरी हदायत बहुत सुकून से सुनी। उसका कोई जवाब ऐसा नहीं था जिसमें बालादस्ती के खात्मे की झल्लाहट पोशीदा होती। ना ही उसने ये जानने की कोशिश की कि मुकर्रर वक्त पर कॉल वसूल कर सका था या नहीं, और अगर बात हुई थी तो उसका मौजू क्या रहा था। उसे बात करने के बाद मैं 3 नंबर कमरे से निकला। अपने ख्यालात की रोह में खोया ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मेरे कदम जमीन में गर कर रह गए, क्योंकि कमरे के वस्त में जीवा हाउस का एक मुहाफिज मुझ पर पिस्तौल ताने लगा था। 3 नंबर ममनू इलाका है डैनी साहब, तुम इधर क्यों गए थे? उसने सर्द और लाताल्लुकाना लहजे में सवाल किया। उसे पिस्तौल बदस्त देख कर पहले तो मेरी खोपड़ी ही भड़क उठी थी, लेकिन उसका सवाल सुनते ही मेरा गुस्सा उबलने से पहले ठंडा पड़ गया। अगर वो ममनू है तो तुमने अंदर दाखिल होते हुए मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आकाम सबके लिए है। उसी लहजे में बोला, हमें इल्म नहीं था कि तुम खिलाफवर्दी की नीयत लेकर आए थे। मुझे सोच है कि तुम्हें बास की आमद तक यही हमारी कैद में रहना होगा। मैं पूरी इख्तियार के साथ 3 नंबर में गया था। आपने गलती का एहसास करते हुए नरम लहजे में कहा, जहांगीर से बात कर लो, तुम्हें खुद ही वेल्फेयर का अंदाजा हो जाएगा। हमें उनकी तरफ खून गर्मी की इजाजत नहीं है। वो सुपार लहजे में बोला। दूसरा उसका करीब मशीनी अंदाज में खामोश और साख खड़ा हुआ था। मुझे अपनी हमाकत पर ताव आने लगा। अगर मैं C1 का पैगाम मिलते ही जीबा हाउस की तरह दूर लगाने से पहले जहांगीर से बात कर लेता तो वो मुहावजों को बाखबर कर देता और यूं रुकी की नौबत ना आती। मैं बात करता हूँ उससे, मेरे फैसला को लहजे में कहा और फोन की तरफ बढ़ गया। नंबर मिलते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। बोलने वाला जहांगीर खुद था। मैंने बिला किसी तमहीद उसे बता दिया कि मैं इस वक्त जीबा हाउस के कमरा नंबर 3 में दाखिले के जुर्म में मुहावजों की हिरासत में हूं। तो वहां क्यों घुसे? जहांगीर की आवाज में तजवीज़ बढ़ाई। वो ममनू इलाका है। करीबत है कि सलमा इस वक्त लाहौर से आए हुए कुछ मेहमानों के साथ फिल्म देखने गई हुए, वरना मैं तुझे खुलकर बात भी न कर पाता। हुक्म की तामील की है मैंने कन्नकियों से चंद कदम दूर खड़े हुए मुहावजों की तरफ देखते हुए कहा। फिर आवाज धीमी करके बोला, तुम चाहो तो तस्दीक भी कर सकती हो। शायद मेरे लिए किसी खतरनाक काम का आगाज हो भी चुका है। ये याद रखना कि गलत बयानी साबित हो गई तो मैं खुद तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। उसका लहजा तंबी अमेज हो गया। मैं तुम्हारी किसी हमाकत की बुनियाद पर अपनी गर्दन नहीं पंसाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो। गलत बयानी साबित हो तो गोली ही मार देना। मैंने पूरे एतमाद लहजा में कहा। रिसीवर व जहांगीर का एक गहरा सांस उभरा। फिर आवाज आई, अच्छा रिसीवर नूरे को दे दो। नूरा रिसीवर कान से लगा चंद सेकंड तक दूसरी तरफ से हदायत सुनता रहा। रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसके साथी ने अपना पिस्तौल झुका लिया और मैं तेजी से बाहर निकलते चला गया। जहांगीर ने मेरी हमदर्दी में मुझसे किसी खतरनाक मुहिम का एक ऐसा बहाना फराहम कर दिया था जो उस वक्त 3 नंबर में मेरे दाखिले का मुअस्सर जवाब बन गया था, और न दूसरी सूरत में जहांगीर मेरी तरफ से खटक सकता था। ये सोचते हुए मैं कार चलाते हुए पहले मोड़ से घूमा तो ये स्ट्रीट लाइट के नीचे वीरान सड़क पर एक औरत को खड़े देखकर चौंक पड़ा, और अगले लम्हे मेरे दिल की धड़कनें तेज तर हो गई, क्योंकि वो चेहरा न सिर्फ मेरा आशना था बल्कि वो हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रही थी। वो इलाका इतना मसरूफ और महफूज नहीं था कि इतनी रात का कोई जवान औरत वीरान सड़क पर यूं तनहा निकल पड़ने की हिम्मत करती। अगर वो किसी से मिलकर लौट रही थी तो उसके मेजबानों को औरत होने के नाते उसके साथ तम मतम इतनी इखलाकी मुरब्बत बरतना चाहिए थी कि उसे कुछ दूर मसरूफ शाहराह तक छोड़ देती। यहाँ से बासानी कोई सवारी मिल सकती। मेरे लिए फर्ज करना मुहाल था कि कारनशीनों की सवारी में इसके मुलाकाती इस वक्त अपने इखलाक के मुजाहरे के लिए किसी पार से महरूम वही होंगे।